अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे बच्चों। हमारा चल रहा है 11वीं क्लास का केमिस्ट्री का लेक्चर, जिसमें हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को। और टॉपिक हमारा चल रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने कवर करने हैं। और पहले हम देख चुके हैं एटॉमिक हिस्ट्री कुछ कि कैसे जो है एटम को दरियाफ्त किया गया और कैसे एटम पर रिसर्च की गई और एटम के बारे में जो चीज़ें हैं वो हमें पता लगी। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, यानी कि एटम के अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं वो क्या होती हैं और किस तरह जो होती हैं। बच्चों, आप लोग ये चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं 9वीं क्लास में। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपने देखे हैं 9वीं क्लास में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास 3 टाइप्स के आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं उनको हम देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिनके नाम अगर मैं लिखूं तो वो है हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड थर्ड आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह इनकी अगर लोकेशन की बात करें एटम के अंदर तो ये आगे आपके पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बाहर जो है वो आगे शेल्स। ठीक है, और इसके सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो बाहर जो शेल्स हैं उनके अंदर जो चीज़ें होंगी उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक होंगे प्रोटॉन्स एंड दूसरे होंगे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाता है एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर की बेस पे हम देखते हैं ज़रा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये तीनों बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये तीनों एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और तीनों के में डिफरेंस क्या है ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का बच्चों आप लोग जानते हैं इन पे चार्ज कौन सा होता है, इन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह न्यूट्रॉन की बात करें, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, नो चार्ज। और इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव का चार्ज होगा। ठीक है, ये तो हो गए इनके चार्जेस। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह अब इनके चार्ज की वैल्यू की बात करें, यानी इन पे चार्ज होता कितना है, तो जो प्रोटॉन्स हैं इन पे जो चार्ज होता है उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्स। इसी तरह इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो भी इक्वल होता है प्रोटॉन के चार्ज को, 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ठीक हो गया बच्चों। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो ये भी हम क्या करेंगे, इसके चार्ज की वैल्यू भी फिर कोई नहीं होगी। ठीक है, अब इसी तरह मैस की अगर हम बात करें बच्चों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मैस की बात करें, यानी इनका जो वजन है, इनका जो हुजम है उसकी बात करें हम, तो प्रोटॉन का जो मैस है वो आता है हमारे पास 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह न्यूट्रॉन के मैस की बात करें तो वो भी आता है हमारे पास 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg, या फिर जिसको हम कहते हैं 1 AMU। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के मैस की बात करें तो वो आता है हमारे पास 9.1095 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg। ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं 1/1838 AMU। अच्छा बच्चों, अब ये जो मैंने 1 AMU और 1/1838 AMU लिखा है, इससे मुराद क्या है बच्चों? ये जो प्रोटॉन का मैस था ना, यही इक्वल था न्यूट्रॉन के मैस के। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल था, बिल्कुल इक्वल नहीं था बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल था प्रोटॉन का मैस, अप्रोक्सीमेटली इक्वल था किसके, न्यूट्रॉन के एक्टस के। तो हमने क्या किया, ये जो इनका मैस था ना इसको एज अ स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है, और स्टैंडर्ड मानने के बाद हमने इसको इक्वल कर दिया 1 AMU के। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, 1 AMU के। बच्चों ये 1 AMU क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये बेसिकली जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास देखते हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास में जो कार्बन होता है, कार्बन 12, जो उसका मास होता है वो हमारे पास कितना होता है, 12 AMU होता है। ठीक है, हमने कार्बन 12 के 12 हिस्से किए। ठीक है, जब हम इसके 12 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा हमारे पास कितना आएगा, 1। ठीक है,
तो जब हम इसको 1/12 करते हैं तो हमारे पास जो बचता है उसको हम कहते हैं 1 AMU। ठीक है, जब हम उसको 1/12 करेंगे तो तब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 AMU। ठीक है, और ये जो 1 AMU हमारे पास इस वक्त आ रहा था, ये 1 AMU जो था एटॉमिक मास यूनिट, ये नियरली इक्वल था किसके मास के, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है। ठीक है, जब हमने कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड लिया और उसके 12 हिस्से किए, 12 हिस्से करने के बाद जो एक हिस्सा हमारे पास आ रहा था वो किसके इक्वल था, वो प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास के इक्वल था, इसलिए हमने उसको 1 एटॉमिक मास यूनिट कह दिए। ठीक हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इनके मुताबिक इस तरह है कि जैसे आप यहां पर देखें, ये हमारे पास आ गया प्रोटॉन, ये आ गया न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन तीनों के मास में इतना फर्क है कि इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के मास से 1838 टाइम्स जो है वो छोटा है। ठीक है, इनका मास जो है ना उसका, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना छोटा है उनके मास से कि 1836 हिस्से किए जाएं इनके मास के तो एक इलेक्ट्रॉन का मास बनता है। इलेक्ट्रॉन से ये लोग 1836 गुना बड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए जब 1 को हम 1838 पे या 1836 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास आ जाता है। ठीक हो गया, उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में देखते हैं। क्लियर, 1838 पे या 1836 पे दोनों ले सकते हैं, अब 1838 भी ले सकते हैं, 1836 भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है ये। तो आपके पास ये इसका मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चों। अब इनकी बच्चों एटॉमिक में एटम के अंदर इनकी प्रेजेंस देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर ऑर्बिट्स में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। अब इससे एक चीज़ हमें कंफर्म होती है कि इन दोनों का जो मास है वो तो 1 AMU हो गया। ठीक है, हमारे पास इनका बड़ा मास है, बट जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास इतना छोटा है कि हम इसे नेग्लिजिबल कर देते हैं। हम कहते हैं कि एटम का जो सारा का सारा मास है वो कहाँ है, वो उसके न्यूक्लियस के अंदर है। बाहर जो है एटम का कोई मास नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन्स को एज अ मास कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन पे चार्ज कंसीडर नहीं किया जाता ना, है ही नहीं चार्ज, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पे मास जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे हैं। तो इस वजह से हम इनका मास जो है वो नेग्लिजिबल करते हैं और कहते हैं कि एटम का सारा मास कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। एटम का न्यूक्लियस इसीलिए डेंस होता है कि उसके अंदर सारा का सारा एटम का क्या होता है, मास होता है। क्लियर। अब क्या करते हैं हम, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनका बिहेवियर देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, हमने क्या किया, इनको रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में और इन्होंने क्या बिहेवियर शो किया ये चीज हम देखते हैं। हमारे पास 3 जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एक, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं न्यूट्रॉन, उसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड द थर्ड वन इज प्रोटॉन। ठीक है, अब तीनों का हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इन पे चार्ज क्या है। तो चार्जेस आइडेंटिफाई करने के लिए हम आगे लगाते हैं इलेक्ट्रिकल प्लेट्स। यहाँ पर आ गई हमारे पास पॉजिटिव प्लेट और नीचे आ गई नेगेटिव प्लेट। इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट करके, इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर लिया और बीच में हमने एक क्या रख दिया, एक हमने स्क्रीन लगा दी जिसमें हमें जहां भी इनकी पेनिट्रेशन होगी, जहां ये टकराएंगे जाके ग्लो शो करेंगे, वहां पर हमें जो है जहां भी ये जाके टकराएंगे वहां पर एक ग्लो क्रिएट होगा और वो जो शाइन है, वो ग्लो जो है वो हमें बता देगा कि यहाँ पर कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल टकराया है और हम उससे हिसाब लगाएंगे कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ टकरा रहा है और क्या उस पर चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भेजा, इलेक्ट्रॉन को जब हमने बच्चों भेजा तो ये गया और जा इधर टकराया। ठीक है, फिर हमने किसको भेजा, प्रोटॉन को भेजा और प्रोटॉन जो है वो इधर जा टकरा। ठीक है, इसी तरह फिर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन को भेजा, प्रोटॉन जो है वो इधर जा टकराया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन को भेजा और न्यूट्रॉन जो है वो सीधा निकल गया। ठीक है, और सीधा जाके यहाँ पर उसने अपना लो शो किया। तो इससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तभी ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा सकता है, तो हमने क्या डिक्लेयर किया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। इसी तरह प्रोटॉन को अगर देखें
तो प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। फिर से वही बात आती है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव है, तो अनलाइक क्या आता है इसका, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल रहे, क्योंकि वो सीधे निकल गए, उन्होंने कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं शो की। ठीक है, आपके पास अब यहाँ पर एक और चीज आइडेंटिफाई करने वाली वो ये कि प्रोटॉन ने थोड़ा सा लंबा कर्व बनाया है और इलेक्ट्रॉन ने बहुत जल्दी कर्व ले लिया। तो इसमें ये ऐसा क्यों हुआ है, ये इस वजह से हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है वो बहुत कम होता है। उस मास के कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और प्रोटॉन्स का मास थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए देर से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है आपको। सबएटॉमिक पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिहेवियर भी बता दिया आपको बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है बच्चों आपके पास, वो आती है कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। ठीक है, या फिर एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई जिसे कहते हैं, उसको हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में क्या फर्क है, ये चीज हम देखते हैं, और एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई होते क्या है ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों एटॉमिक रेडियाई होता क्या, एटॉमिक रेडियाई होता है बच्चों, आपके पास एक एटम है, ठीक है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके ये लास्ट सेल जो है वो इसका ये वाला है, और जिसको हम वैलेंस सेल कहते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसके एटॉमिक रेडियाई का अगर कोई पूछेगा तो मैं ये बताऊंगा, एटॉमिक रेडियस मैं ये बताऊंगा कि इसके न्यूक्लियस से लेकर जो वैलेंस सेल का फासला है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक रेडियस, के द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है एटम का न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक या वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चों, के डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, ये एटॉमिक रेडियस होता है। इसी तरह हम एटॉमिक रेडियस की जो है वो, या एटॉमिक रेडियाई की, अगर हम दो एटम्स की रिस्पेक्ट से डेफिनेशन देखें तो आपके पास ये दो एटम्स हैं, ठीक है, दोनों सेम एटम्स हैं, इसके न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस तक का जो फासला है इसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, ये हमें किसी भी एटम के साइज के बारे में मालूमात देता है, हमें ये पता चल जाता है कि एटम का कितना साइज है। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों एटॉमिक रेडियस जो है ना, इसमें अब टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं एटॉमिक रेडियाई की। इसमें मेटेलिक रेडियाई आ जाता है, मेटेलिक बॉन्ड में जो रेडियाई होता है, ठीक है, उसके अलावा इसमें आ जाता है कोवेलेंट बॉन्डेड रेडियाई, ठीक है, उसके अलावा इसमें आ जाता है वंडर वॉल फोर्सेस का रेडियाई, यानी कि जब वंडर वॉल से कोई भी एटम बॉन्ड हुआ हो तो उसमें क्या रेडियाई हो। ठीक है, तो अब सबके लिए इसी तरह ही है कि मेटल्स, जब दो मेटेलिक एटम जो आपस में मेटेलिक बॉन्ड बनाया हुआ होगा, उनके न्यूक्लियस से, एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस तक जो फासला होगा वो रेडियाई कहलाएगा उस टाइम। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डेड एटम रेडियाई। फिर इसी तरह कोवेलेंट बॉन्डेड एटम रेडियाई होता है, इसी तरह वंडर वॉल फोर्सेस बॉन्डेड एटम्स रेडियाई। ठीक है, तो ये कुछ एटॉमिक रेडियाई हो जाते हैं। अब इसी तरह आयनिक रेडियाई की बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आयनिक रेडियाई जो है ना वो एटॉमिक रेडियाई से चेंज है, क्योंकि आयनिक रेडियाई में हम एटम की नहीं बल्कि आयन की बात करते हैं। और आयन क्या होता है, आयन इज अ चार्ज स्पीशीज। अब आयन चार्ज कैसे है, क्योंकि आयन तब बनता है जब हम किसी भी एटम के अंदर से, बच्चों हमारे पास एक एटम है, जनरल एटम है कोई भी, ठीक है, ये इसका सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दो, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर से इस इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से निकाल देता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला तो तब ये मेरे पास कुछ इस तरह का बच जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब ये जो है ये एटम नहीं रहेगा, अब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकाला है, इलेक्ट्रॉन निकाला है, आपको पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस, अगर इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 3 पॉजिटिव चार्जेस होंगे। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, एक माइनस चार्ज जो है उसको निकाल दूंगा, तो 3 पॉजिटिव इक्वल्स टू 2 नेगेटिव। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप उसको ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। ऐसी सूरत में हमारे पास एटम जो है वो आयन बन जाता है। ये तो पॉजिटिव आयन बनाया मैंने। अब इसी तरह मैं अगर इसके अंदर एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कर दूंगा, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। और पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटाइन और
जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम कहते हैं एनाइन। अब कैटाइन और एनाइन हमें पता है कैसे चलेगा कि पॉजिटिव कैटाइन होता है नेगेटिव एनाइन होता है, हमें कैसे पता चलेगा बच्चों? आप एक ट्रिक है उससे याद रखें कि एनाइन, एन मीन्स एडिशन, ठीक है, ए से एडिशन, और एनाइन मीन के एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करना। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव का चार्ज होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे ज्यादा होंगे तो नेगेटिव का चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो एनाइन जो है उस सूरत में आपके पास एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनाइन होता है, ठीक है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और कैटाइन सी से कट निकाल देना, काट देना, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब आप क्या कहेंगे? उसे कैटाइन कहेंगे। आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहाँ पर बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है जो कि फेडरल बोर्ड में अक्सर पूछा भी जाता है। क्वेश्चन है कि why cation is smaller than parent atom? कि जब भी एक एटम, पेरेंट एटम कौन सा? जो नॉर्मल एटम था, ठीक है, जब उससे आयन बना, कौन सा आयन? कैटाइन बना, तो वो क्यों छोटा होता है पेरेंट एटम से, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा आपके पास? इसका आंसर ये होगा कि जब आप बस एक एटम नॉर्मल कंडीशन में होगा, यहाँ पर देखें एक एटम नॉर्मल कंडीशन में था, इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे थे, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, तो इसका साइज जो था, जितनी प्रोटॉन्स अंदर से फोर्स लगा रहे थे, 3 प्रोटॉन अगर फोर्स लगा रहे थे तो आगे से 3 ही इलेक्ट्रॉन्स उनसे क्या कर रहे थे? उनकी फोर्स पे काबू में थे उनसे, और वहां पर रिवॉल्व कर रहे थे उनके इर्द गिर्द। इस वजह से जो एटम का रेडियस था ना वो एक नॉर्मल रेडियस था, ठीक है, जबकि 3 प्रोटॉन्स अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर हो गया? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। अब क्या होता है जब आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हो? प्रोटॉन्स तो अंदर 3 ही है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 2 हो गए, ठीक है। तो जब 3 प्रोटॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पर 1.5 प्रोटॉन जो है वो फोर्स लगा रहा है। क्लियर? 1.5 प्रोटॉन जो है 1.5 प्रोटॉन जो है वो फोर्स लगा रहा है किस पे? एक इलेक्ट्रॉन पे। पहले क्या था? एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन ही फोर्स लगा रहा है। तो अब क्या हुआ है? फोर्स इंक्रीज होगी अंदर से, न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन, जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज है ये, तो दोनों की तरफ अट्रैक्शन होगी एक दूसरे की तरफ। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो शेल होगा सेंटर वाला जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, या जो डिफरेंट शेल्स होंगे एटम के, वो क्या करेंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस होकर कम हो जाएंगे थोड़े से। इस वजह से जो कैटाइन का साइज होता है वो पेरेंट एटम से स्मॉल होता है। क्लियर है बच्चों? यही था आज का आपका टॉपिक। नेक्स्ट टाइम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ला के पूछेगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।